अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वफाकी हुकूमत की आईनी मुद्दत ख़त्म होने में 10 दिन रह गए हैं, मगर इलेक्शन के इनेकाद और निगरान हुकूमतों की तश्कील का मामला मजीद गंभीर हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हालिया इंटरव्यूज़ में दो बातें वाज़ेह कर दी। एक ये कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत से चंद दिन पहले ख़त्म होगी, और दूसरा ये कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाएंगे। नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। जो ही नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम CCI में इसको लेके जाएंगे। ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है और उम्मीद है कि ये मामलात पर आगे चलेंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इदारा शुमारियात को हुकूमत की जानिब से हिदायत मिली है कि मरदमशुमारी के नताइज CCI की मंजूरी के लिए जल्द अज जल्द पेश किए जाएँ। इदारा शुमारियात ने ऑडिट के बाद पीर को मतलूबा रिकॉर्ड वजारत प्लानिंग को पेश किया, जिसको वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कायम मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी CCI में लेकर जाएगी। अहम सवाल यह है कि CCI की मंजूरी के बाद इलेक्शन के इनेकाद में कितनी ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर आज़म के पास फ़िलहाल इसका जवाब नहीं है, या वो नहीं चाहते और बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक रहे हैं। कोई जवाब नहीं है ताख़ीर का, मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये मेरी सवाबदीद नहीं है, इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, उनकी जिम्मेदारी है और वो ये काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आइन और कानून के आगे बढ़ने की बात की है, लेकिन कानून क्या कहता है इसकी वजाहत 2 दिन पहले वज़ीर कानून कर चुके हैं। CCI का बैठना, CCI का डिस्कस करना, उसके बाद इत्तफाक़ राय से ये कहना कि हाँ नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात करा लें, उस सूरत में ये मामला जो है ये कोई 1 से 1.5 माह आगे जाएगा और उसके लिए आइनी प्रोविजन मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है। अदालत से भी रुजू किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है सदारती रेफरेंस के ज़रिए या ओपिनियन के ज़रिए। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी संगीन सूरत हाल नहीं, उसमें कोई इनडेफिनेट डिले नहीं होगा। मैं आपको वाज़े कर देता हूँ कि हल्का बंदियाँ और वो सारे प्रोसेसेस जो अगर हम 90 रोज़ को सामने रख के कर रहे हैं तो उनमें आपको यूँ समझ लीजिए कि आपको कुछ 6-8 हफ्तों का। दिलचस्प बात है कि गुज़िश्ता माह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और नई हल्का बंदियों के लिए 4 से 4.5 माह का वक्त दरकार होगा। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। हाल ही में इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई है जिसके मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। इलेक्शन शेड्यूल आम तौर पर 54 दिन या 2 माह का होता है, जिसका मतलब है कि अगर 10 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल शुरू करे तो 4.5 माह हल्का बंदियाँ और 2 माह इलेक्शन शेड्यूल को मिलाकर फरवरी या मार्च तक इलेक्शन में ताख़ीर का कानूनी जवाब पेश किया जा सकता है। क्या ऐसा होगा या नून लीग के अलावा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा मनवा सकेंगी? दूसरी तरफ एक एक दिन में दर्जन के करीब कवानीन पास हो रहे हैं जिसमें हुकूमती अरकान के कान खड़े होना शुरू हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। निगरान हुकूमत का मामला पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पहले सिर्फ सियासतदान के ऑप्शन पर गौर हो रहा था, अब एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम भी आ गया है जिनको हाल ही में अमेरिका से सियासी बहरान के दौरान जुर्रतमंदाना फैसलों पर इंसानी हुकूक का अवार्ड भी मिला है। अदालती महाज पर भी अहम खबरें हैं जिनका ताल्लुक चेयरमैन PTI से है। उनकी जानिब से तोशाखाना केस में आज प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त जमा की जिनका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट ने इस फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया है और कल तक हतमी दलाइल देने की डेडलाइन भी दी है, वरना फैसला महफूज हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तोशाखाना केस की कार्रवाई रोकने की सज़ा मुस्तरद कर दी है। क्या PTI चेयरमैन की नाअहली नवश्ता दीवार है? इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में फैसल वाडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। थोड़ी देर में महता तारड़ साहब ज्वाइन करेंगे, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। मैं ज़रा फैसल साहब आपसे पहले तो ये बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में भी कह के गए और कुछ और प्रोग्राम्स में भी कह के गए थे कि पाकिस्तान में तो PIA की फ़्लाइट टाइम पे नहीं चलती तो इलेक्शन टाइम पे कैसे होंगे, और आपको इलेक्शन टाइम पे होते दिखाई नहीं दे रहे थे, डिले होते दिखाई दे रहे थे। कल प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के बाद काफ़ी कुछ वाज़े हो गया है कि शायद वो भी अब डिलिमिटेशन और उसका मामला सामने रखते हुए इलेक्शन आगे ले जाने को तैयार है। क्यों, आपको कैसे पता था और ये क्यों होना है? देखिए आदिल अब्बासी साहब, एक तो आपका शुक्रिया। मैंने तो कई माह पहले आपको ये कहा था कि फ़्लाइट जब PIA की टाइम पे नहीं चलती तो फिर उसी सब कुछ को रिलेट किया करें। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि बातें मेरी ठीक जा रही हैं। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू ये है अभी अब्बासी साहब, ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे, होने क्या होना है।
इंपॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिक के लिए रखने की ज़रूरत है और आप लोगों के तवज्जो से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का रीसेंट बयान आया है। उस रीसेंट बयान के अंदर वो ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जनरल पब्लिक के अंदर एक झूठ और फरेब का बयानिया बना रहे थे कि मुझे क्यों निकाला और मुझे निकालने वाला बाजवा साहब है, और दूसरी तरफ जोर ज़बरदस्ती से ब्लैंक चेक दे के बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया। तो इसका मतलब वहाँ पब्लिक को झूठ, अंदर खान ने एक्सटेंशन का वोट, इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सटेंशन दी, बयानिया बनाया, पब्लिक में आके झूठ बोला कि जी हमारी रिजीम गिरा दी बाजवा साहब ने। इनफैक्ट बाहर निकलने के बाद 2 मुलाकातें की। ठीक है। तीसरे पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम तो सारी जिंदगी के लिए, आप 3 साल के लिए आते हैं, वोट दिया, बयानिया फ्रॉड और झूठ का पब्लिकली बनाया। तो ये 3 पार्टियां और समेत 13 पार्टियां से एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये एक्सपायरी हो चुकी है इनकी। ठीक है जी, ये खुद इनके फ्रेम टेढ़े हैं, ये मुल्क का फ्रेम सीधा करने निकले हैं, ये खुद चल नहीं सकते, ये मुल्क को चलाने की बातें कर रहे हैं, ये खुद खड़े नहीं हो सकते, ये मुल्क को खड़ा करने की बातें कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले अब ये ड्रामा ढकोसला बंद होना चाहिए कि जब वक्त ज़रूरत वक्त हाल हो आप गाली दें, हुकूमत में आ जाएं, अच्छे बच्चे नन्हे बच्चे बन के पेश हो जाएं, पहले A- हो, फिर B- हो, फिर D- हो, फिर A आ जाए, फिर C चला जाए, फिर B चला जाए। इस्टेब्लिशमेंट को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि इनका माजी ना भूलें। ये बुग्स अगर PTI में है तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और 13 जमातों में भी है, और उन्होंने भी लाइंस क्रॉस की हैं। फ़र्क ये है कि PTI ने रेड लाइन ज़्यादा क्रॉस कर दी। अब गिव अदर्स अ चांस वाली बात आ गई। ये एक्सपायरी वाला माल नहीं चलेगा। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अगर ये ना हो तो क्या होगा? आपके पास क्या 22-24 करोड़ के मुल्क के अंदर अच्छे लोग, नए लोग, जवान लोग नहीं मिलते? तो उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी तो बहुत सारे जवान मौजूद है। मैं PTI में आपको एक नाम दे देता हूँ, अली मोहम्मद खान। वैसे आपको 22 करोड़ लोगों में, 24 करोड़ लोगों में नाम नहीं मिल सकते? क्या नून लीग में नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी में नहीं है? बाकी 13 जवान का ठेका ही लिया हुआ है कि जो चलते आएंगे हमारी पैदाइश से, फिर वो आखिरत तक चलेंगे जब तक उनकी जिंदगी है, और फिर उसके बाद हम उनके औलाद की भी गुलामी करेंगे। फिर उनकी औलाद आ जाएगी, लायक हो नालायक हो। ये अब बंदर बांड पाकिस्तान में नहीं चलेगी। ये एक्सपायर्ड माल इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपके ख्याल में इन तमाम पार्टीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए? मैं कह रहा हूं आप इन पार्टी को एलिमिनेट करें ना करें, लेकिन इन लीडर्स, एक्सपायर्ड लीडर्स को उठा के बाहर रदी में फेंकें। माइनस फॉर्मूला तो बहुत पुराना चल रहा है ना, हर पार्टी के सबसे हटाए और नई पार्टी में से नए लोगों को अगर अंदर आने देना भाई। हर पार्टी के अंदर या एक नई पार्टी बननी चाहिए? हर पार्टी में से अंदर ले, अब उसी पार्टी में आए, अब दूसरी पार्टी में जाए, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जवान नए लोग हैं। एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए समेत आपके, क्योंकि आवाज तो आप लोग की गूंजती है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस एक्सपायर्ड माल को उठा के कूड़े के डब्बे में फेंके। नहीं, बट अभी आपने ये कहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग माजी में भी आजमाए हुए लोग हैं और इन्होंने अपना काम निकलते ही हमला करना शुरू कर देते हैं। देखिए, और काम जैसे हल होता है, मसला हल होता है तो तारीफें करना शुरू कर देते हैं, तो आप जान छुड़ानी चाहिए। आदिल साहब देखें, बहुत आपने समराइज सही किया है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, आप जैसे एंकर्स समेत मेरे, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का माजी फौज के लिए क्या रहा है। नंबर 1, ये शहबाज शरीफ साहब बयानात दे रहे हैं कि सिपह सलार का विजन बड़ा ज़बरदस्त है, हम भी सराहते हैं, पूरा पाकिस्तान सराहता है। तो सवाल ये होना चाहिए कि 5 साल से लेके 35 साल तक हुकूमत करने वाली PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और 13 जमातें 35 साल में वो विजन पाकिस्तान के लिए नहीं ला सकी जो 6 महीने में सिपह सलार ले आए। वजह बताया तो क्यों? सिपह सलार को पाकिस्तान की फिक्र है, अपनी जेब की नहीं। इनको अपनी जेबों की फिक्र है, पाकिस्तान की नहीं। तो एक किसी भी आदमी से आप पूछे कि भाई एक आदमी 6 महीने पहले आया है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए ये रास्ता दिखा रहा है। ये 5 साल से 35 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे। और रोज़ महंगाई, गटर का ढक्कन गिर जाए, वो बच्ची और माँ मरी हैं, इंतकाल हुआ उनका। जी हमने क्या खबर सुनी, मोटरसाइकिल खड्डे में लगा, वो गिर गई, ट्रक ने कुचल दिया। जी के ड्राइवर को आपने जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो खड्डा अगर नहीं होता तो वो बाइक उछलती नहीं। उस खड्डे को भरने वाले लोग कौन थे? यही सारे लीडर्स जो खरबों रुपए लेते हैं सड़कें बनाने के लिए, जो जेब में ले आते हैं। तो सवाल हमारा रिवर्स होना चाहिए, ना खड्डा होता, ना बाइक उछलती, ना दोनों माँ बेटी गिरते, ना ट्रक उछलता। तो हम उल्टा पकड़ते हैं। आपने हमारी रिजवाना बेटी का हुलिया देखा, उसकी बिगाड़ देखी, अल्लाह माफ़ करे, और आपने उसके अंदर ये देखा कि किस तरह गवर्नमेंट ने 6 दिन बाद रिएक्ट किया। मैं तो पहला आदमी था मीडिया समेत
क्यों, हम सबकी औलाद है। जानवर से भी ज़्यादा बदतरीन सलूक किया। 6 दिन बाद तो गवर्नमेंट को याद आई और उसके ऊपर FIR ऐसी लूज बनाई गई कि कोई भी बंदा बरी हुआ था और उससे भी बेहाना काम उसको बेल दे दी। तो मैं आपके तवज्जो से बड़ा क्लियर कर दूं कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसके नसीब अच्छे रखे, अल्लाह में उसको सेहत दे, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ना जज बचेगा जिसकी बीवी ने तशद्दुद किया है, ना FIR काटने वाला पुलिस वाला बचेगा, ना उसका ऊपर IG बचेगा और ना बेल देने वाला बचेगा। सब कानूनी कटहरे के अंदर लाए जाएंगे। आपकी, मेरी, इनकी, सबके तवज्जुह से सारी पॉलिटिकल पार्टी यकजा होंगी कि ये दोहरा मेयार पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अता तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा था कि जो PMLN के अंदर भी कंफ्यूजन थी, पीपल्स पार्टी बहुत सर्टन है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। आप शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएगा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन इसीलिए डिले हो रहा है कि एक तो सियासी और कानूनी मामलात पहले हल हो जाएं, और दूसरा ये कि इन पार्टीज़ का भी जो है फैसला हो जाए वंस फॉर ऑल कि अब इनमें सिर्फ अच्छे लोग ही बचेंगे, बाकी जो करप्शन है या जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं या जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की उनकी भी अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी इस इंटरिम के बीच में? देखिए आदिल भाई साहब, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपने पूरा तज्जिया मेरी एक लाइन से निकाला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि आप जब भी डेमोक्रेटिक पाकिस्तान इलेक्शन, सिलेक्शन, एक्सपायर्ड, नॉन एक्सपायर्ड, जब भी कोई चीज़ लोकल बॉडी इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस जो भी है उसको PIA की फ़्लाइट से रिलेट कर लें और उस रिलेट से आप पहला रिजल्ट लें। और यू बीइंग इंटेलिजेंट, आपने उसके अंदर फर्दर भी प्रोब कर दिए, तो मैं आपकी बात से इनकारी भी नहीं होऊंगा, इकरार भी नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब कोई कुछ तो आप रास्ता देंगे ना कि अगर ये डिले हो रहा है तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। देखिए मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ आदिल अब्बासी साहब कि अता तारड़ है, ये अभी आपके गेस्ट आए हैं, जवान आदमी है, काबिल है, ये आगे क्यों नहीं आ सकता? आगे आए में एडवाइजर बन गए, इससे पहले पंजाब में थे, अभी इससे फर्दर आगे। मैं तो मिसालें दे रहा हूँ ना, अली मोहम्मद खान का नाम लिया। तो आपको ये ख्याल है कि हर पार्टी में जो यंगस्टर्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, क्लीन एंड क्लियर लोग हैं, अब वो पाकिस्तान चलाएं, जिन जिन पे इल्जामात हैं वो घर जाएं? इल्जामात नहीं है ना मुझे सर, आप एक बात बता दें सर, आपका तजुर्बा तो मुझसे बहुत ज़्यादा है, मुझे आप बताएं PTI, नून, पीपल्स पार्टी और 13 जमातों ने पाकिस्तान को आज के दिन तक क्या ऐसी चीज़ दे दी है? हम कब तक इन एक्सपायर्ड लीडर्स का जमहूरी जनाजा लेके फिरते रहेंगे? ओके, मुझे तारड़ साहब ये बताइएगा कि ये इलेक्शन वाले मामले पे वज़ीर आज़म के बयान से अब ये वाज़ेह है कि नून लीग को ताख़ीर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मामला ताख़ीर की मुद्दत का है कि कितने अरसे रहती है। वज़ीर कानून जो है उनके मुताबिक ये 6 से 8 हफ्ते तक का मसला है, लेकिन ये बज़ाहिर दिखता है कि 6-7 महीने के लिए इलेक्शन आगे जाने वाला है। सो अब आप लोगों ने अपना जहन बना लिया है कि CCI में जाएगा, नोटिफाई होगा, CCI में जाएगा, और उसके बाद जो है ये कोई अमेंडमेंट की बात कर रहा है, कोई कह रहा है किसी और तरीके से हो जाएगा, ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने जहन बना लिया है कि इलेक्शन नई सेंसस के ऊपर ही होना है। देखिए, नया सेंसस इतना रिसोर्स और टाइम लगाने के बाद किया गया है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, इस कौम का पैसा लगा है, इस कौम का वक्त लगा है, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, तो ये बात तो समझ नहीं आती कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन ना हो। और जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI जिसे कहते हैं, उसका इजलास लॉन्ग ओवरड्यू है, वो इजलास बुलाया जाएगा, उसमें तमाम तर सूबों की जो रिजर्वेशंस हैं, व्यूज़ हैं, वो लिए जाएंगे, बाकी स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा। आइडियली तो नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अब उसमें टाइम फ्रेम कितना लगता है, मेरे हिसाब से अगर वो पब्लिश हो भी जाता है नए सेंसस का रिज़ल्ट, तो फिर हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन को स्पीड अप करनी होंगी, और मुझे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो हैं वो हो जाने चाहिए। और अगर किसी को इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करते तो वो PTI को नहीं करते, वो चाहेंगे कि इस पे वक्त गुजरे, उनको वक्त मिले, वो रीग्रुप करें, अपने पुराने रूठे हुए लोगों को मनाएं, क्योंकि उनके पास इस वक्त ऑन ग्राउंड उस तरह की फोर्स मौजूद नहीं है, उस तरह के इलेक्टेबल्स मौजूद नहीं है। तो चीख के कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें, हर सवाल का जवाब वो यही देते हैं कि इलेक्शन करा लें। उनकी तरफ से तो ये स्टांस है। आप अगर आप उनके बिहाफ पे ये कहें वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो तो कहते हैं हम पे जो इल्जाम भी है उसका हल सिर्फ एक है, आप इलेक्शन कराएं, पब्लिक वोट देगी, आपको पता चल जाएगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखें।
वेलकम बैक। अच्छा, मुझे ये बताएं तारड़ साहब कि CCI में कब जा रहे हैं, क्योंकि अब तो 7 दिन रह गए टोटल, इतने कम टाइम के अंदर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ हुआ, ये कब हो रहा है सारा कुछ? देखिए, CCI की मीटिंग अब किसी भी वक्त कॉल की जा सकती है और उसकी तैयारी भी हो रही है। मेरा ख्याल है अगले चंद रोज़ के अंदर ये CCI की मीटिंग बिल्कुल हो जाएगी, लाजिम है उसको करना। और ये जो PTI वाली बात है, देखें वो चीख के जो बात कहते हैं तो उसका उलट समझा करें। यानी जब भी उन्होंने जो बात की है, साइफर लहराया तो हमने उलट समझा और उलट हुआ कि पहले साइफर लहरा के कहा जी अमरीकी साजिश, अब अमरीका को कह रहे हैं हमारी मदद करो। तो ये चीख के वो जो मर्जी कहते रहें, इलेक्शन उनको इस वक्त सूट नहीं करता, वो उससे फरार होने की पूरी कोशिश करेंगे। और बतौर सियासी वर्कर मैं समझता हूं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बिल्कुल हो जाने चाहिए। वो सेंसस का जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए फिलफौर जल्द अज जल्द, और इलेक्शन विद 90 डेज, अदरवाइज देखें फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। तारड़ साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना 90 डेज वाला भी जो आप कह रहे हैं, बिकॉज अगर डीलिमिटेशन होनी है, इलेक्शन शेड्यूल से 4 महीने पहले ये सारा काम होना है, फिर 2 महीने इलेक्शन के लगने हैं, तो 6 महीने तो ये टेबल पर हैं। आप कैसे 90 डेज में एक्सपेक्ट करें कि होगा? मैं जरा आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। मैं तारड़ साहब की बात सुन रहा था, तो नॉट दैट आई वांट टू डिफेंड PTI, लेकिन सूट तो ये नून लीग को भी नहीं करता, क्योंकि मियाँ साहब की कन्विक्शन जो है वो बदस्तूर उन पर लगी हुई है। तो हाउ कम इनको इलेक्शन की जल्दी है? मियाँ साहब आके राइट अवे इलेक्शन तो वो भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कानून तो अभी पास करवाया है ना? कानून पास कराया, लेकिन एक केस में वो कन्विक्टेड है, वो कन्विक्शन तो नहीं खत्म हुई, तो सूट तो इनको भी नहीं करता। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डिफेंड एनीवन, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रल मैन। तो उस कंपैरिजन के अंदर मैं इनको ये बताना चाहता था कि अगर उनका बयानिया वो बना रहे हैं जो उनका राइट बनता है, वाइस वर्सा नून लीग में अगर नवाज शरीफ साहब अगर कैंडिडेट हैं तो वो कन्विक्टेड है। आपका ये ख्याल है कि नून लीग के डिले कराने में, इलेक्शन डिले कराने में एक रीजन ये भी है कि वो भी कन्विक्टेड है, उनको भी क्लियर होने में टाइम लगना? तो सभी यही करते हैं ना, हर पार्टियां यही करती है, ये भी यही कर रहे हैं। जाहिर है उनकी वो पार्टी लीडरशिप है, तो उनकी कोशिश होगी। एक है, देखिए बहुत एहतरामन बंदियाल साहब का, लेकिन फायज ईसा साहब जो है हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जो है, उनको जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल और जिस तरह के उनकी बातें की जा रही हैं, गॉसिप हो रही है, वो एक अभी तक जो हमने उनके देखे हैं एक्शंस, नॉट एज चीफ जस्टिस बट एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कोई भी काम कानून से हटके नहीं करेंगे, वो किसी के लिए कोई फेवरेबल काम नहीं करेंगे, वो एक अपराइट, ऑनेस्ट, तगड़ा, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप ये कह रहे हैं कि वो मियां साहब को ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिलीफ नहीं देंगे, वो कानून को सामने रखेंगे, कानून में अगर रिलीफ अगर होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। 100%। ये नहीं हो सकता वो जो पहले होता रहा है, साडा जज थोड़ा जज, साडा जर्नल थोड़ा जर्नल, साडा ब्यूरोक्रेट थोड़ा पूरे, अगर पाकिस्तान की आप देखें तो वो इसी तरह की जा रही है कि जैसे वो आ जाएंगे तो मैं तो काफी अरसे से अपने प्रोग्राम्स में ये बात करता आ रहा हूँ कि हमारी जो सियासत है उसका महवर यही रहा है कि मेरा जज तुम्हारा जज, मेरा जर्नल तुम्हारा जर्नल, मेरी इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो पार्ट ऑफ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको ये दिखता है कि अगर वो आ गए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आए और क्लियरेंस शुरू हो गई? नहीं, सवाल देखे ना, आप उनके प्री पास्ट एक्शंस देखे ना, एक आदमी को जज करने के लिए आपको बहुत सारे उन्होंने एक्शंस लिए हैं लीगल फोरम में, अपने कोर्ट्स के अंदर। ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट और नून लीग ये अपराइट ब्लंट मैन, और नून लीग ये स्मेल कर गई है कि ये काम अभी आगे जाता दिखाई दे रहा है, इसलिए डिले कर रही। कुड बी, आई एम तो प्रीटी मच कन्विंस्ड कि ये अब इस ज़ाहिर इनको एक खौफ है कि जब तक मियां साहब क्लियर नहीं होते, दो तीन चीजें हो रही है इलेक्शन नहीं, देखिए 2-3 चीजें हो रही है ना। एक तो ये कि ये जो बयानिया बनाया गया ये तो पिट गया अब, हाँ, फायज ईसा साहब वाला, क्योंकि फायज ईसा साहब तो एक अपराइट ईमानदार आदमी है। बंदियाल साहब की भी हम सब, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन इंसान है, ह्यूमनली लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं, दैट इज क्वेश्चनेबल, ठीक, अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दूसरा बयानिया क्या बना है, हल्की हल्की टिल्टिंग हुई है, एंगलिंग हुई है किसी और को हिट करने के लिए, जो हम कई बरसों से, कई सालों से इन सारी पार्टियों में से देख रहे हैं टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। वो एंगलिंग शुरू हो गई है। कभी कोई वजीर से पूछो, कहता है हमें नहीं पता। किसी वजीर से आप किसी कानून का पूछे कि आपने इमरान खान की आवाज़ बंद की, वो कहता है हमने नहीं की। वो कहते हैं इमरान रियाज कहा गया, कहा हमें नहीं पता। क्यों कह रहे हैं सर? एंगलिंग। फिर किसी डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, क्या सिग्नल्स, ऑफ कोर्स एंगलिंग एंड सिग्नल्स। तारड़ साहब ये बताइएगा, ये सिग्नल्स का भी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई ये 2-3 स्टेटमेंट्स की बात की ना, एक ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू से कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, थोड़ा सा जो है, और ये मरियम औरंगजेब साहबा की बात कर रहे हैं गालिबन, जो ये उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, इमरान रियाज साहब के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, या पाबंदी चैनल पर लगी तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो कहने का मकसद ये है कि क्या वाकई कोई इशारे देने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरी बात ये है कि जो फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ है उस पर नून लीग की क्या राय है, ज़रा सुनवाइएगा जी फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का और इंतखाबात का माहौल ही नहीं। अब ये फैसला करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को हमने कैसे नॉर्मल करना इलेक्शनों से पहले ज़रूरी है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो कम हों, और इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो दूरियाँ हैं वो कम हों। इस अपाहज हालत में पाकिस्तान जो है उसको इंतखाबात की तरफ जाने या ना जाना इर्रेलेवेंट है, पहले कुछ तलखियाँ कम करने की ज़रूरत। जी तारड़ साहब, आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? मैं तो देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रॉडियों में से एक है। यानी आप ये आजकल आईपीपी में हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, मुझे परवाह नहीं है इसने कितनी पार्टियां तब्दील की हों पिछले 20-25 साल में, ये पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की बात किस हैसियत में कर रहे हैं। यानी आदिल अब्बासी साहब, लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि अगर आप एक महफिल में मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, मुंह इसको वैसे ही छुपाना चाहिए। इसके करतूत ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि ये बाहर निकले तो इसको वैसे ही मुंह छुपाना चाहिए। ये वहाँ पे बैठा हुआ है आईपीपी में मुंह छुपा के, तासर ये दे रहा है कि मुझे बड़ी मजबूरी के तहत बिठाया गया। भाई ना बैठो, ना छोड़ते पार्टी। और इस वक्त ऑफिशियली फिरदौस आपा तर्जुमान है आईपीपी की। अगर इसने कोई बयान दिया है, क्या फिरदौस आपा से इजाज़त लेके दिया है? और उनसे पूछ के देना चाहिए था। इसलिए ये गैर संजीदा बयान है, इस बयान की हैसियत कोई नहीं है। और फवाद चौधरी की कैपेसिटी नहीं है कि वो ये बयान दे। ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो इससे आप इत्तफाक करते हैं कि नहीं? नहीं, देखें, हु इज फवाद चौधरी टू टेल अस कि किसके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये है कौन? मैं तो अल्लाह से डर के ये कहता हूं कि अल्लाह माफ करे, जिस तरह ये भागा ये किसी पे ना आए, मगर ये कौन है? यानी ये डबल गेम कर रहा था जब ये खान साहब के रैंच में बैठा था। ये वहां बैठ के खान साहब की मुखबरियां करता था और साथ खान साहब को पंप करता था। कहां पे? तो मैं तो ये इस तरह के लोग बड़े डर्टी कैरेक्टर्स होते हैं, जहां भी करते थे, मगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर जगह करते थे। जहां जहां इनकी दोस्तियां थी शाम को ये हर जगह करते थे, हमें भी करते थे। अब देखें, इस तरह का शख्स नहीं, आप लोगों को पीएमएलएन को यानी खान साहब के साथ बैठ के इस बात को नहीं खान साहब के साथ बैठ के आप लोगों को भी बता देते थे शाम में क्या हो रहा है। खान साहब के कंटेनर पे जब ये गुजरांवाला में थे तो खान साहब ने वहां पे ख्वाजा शिराज को कहा कि मेरे पीछे खड़े रहो, ये मेरे पास बार बार आ जाता है, ये मेरी मुखबरियां करता है। पता नहीं किसको करता होगा, मगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक हवा बनाने में और 9 मई के वाकयात का एक जो बिल्डअप था, आप पूछ लें ख्वाजा शिराज साहब माशाल्लाह सेहतमंद है, आधी स्टोरी खान साहब ने उनको नहीं कहा था कि इधर खड़े रहना। नहीं सही है, चले हम ये हो कहा होगा, लेकिन किसको करते थे, मेरा सवाल ये है। बहुत सारे लोगों को करते थे ना। एक और मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक हवा बनाने में, 9 मई का वाकयात का बिल्डअप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया और उसके बाद जब वक्त आया तो ये छोड़ के भाग गए। तो देखिए, मैं ये बड़ा गैर संजीदा बयान है, मैं इसको सीरियसली लेता ही नहीं हूं। और ये किस हैसियत में ये बयान दे रहे हैं? अब ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बयानात दिए हैं, तारड़ साहब, मुझे पता लगा जिससे ये तासर मिला कि पीटीआई के आउट होने के बाद नून लीग की ही रियासत की ऑटोमेटिक चॉइस है जब बाहर हुई है। ये नून लीग ने खुद से ही फैसला कर लिया है कि मतलब इत्तेफाक नहीं करता। देखें, नहीं देखें, मैं एक तो देखें हमारा क्या मुतालबा था, हमारा था कि इदारा न्यूट्रल हो। इदारा न्यूट्रल हो गया क्योंकि खान साहब तो इवन बजट पास कराने के लिए फ़ोन कराते थे, कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए फ़ोन कराते थे। जिस दिन से न्यूट्रलिटी का ऐलान बाजवा साहब ने किया, खान साहब गिर गए अपने मुंह के बल। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने बाकी जमातों के साथ हम इकट्ठे हुए, एक नो कॉन्फिडेंस मूव चली, हमने उसको मामले को स्टीयर किया। बिकॉज खान साहब सियासी साख भी खो चुके थे, वो अपने सियासी एलाइज को समझ बूझ रखने वाले कौन लोग थे उनके साथ? अलीम खान थे,
जहांगीर तरीन थे, दोनों को नाराज किया, दोनों की घर की खवातीन पे पर्चे दिए बदसलूकी की, तो वो सियासी साख भी खो गए, इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हैं। तो फिर उसके बाद हमने अपनी सियासत की है, हमने अपनी मूव्स इदारा ठीक प्ले न्यूट्रल की है। किस वक्त हुआ था? 2019 में कि 2021 में? 22 में, सॉरी। देखिए जब अप्रैल में जब कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं तो बात हमने मान ली कि न्यूट्रल है। उसके बाद खान साहब ने तरह तरह के अलकाबात कहे कि जी जानवर होता है, फलां होता है, तो वो उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। तो तारड़ साहब ये जो 2019 की कह दिया तो हम मान गए कि न्यूट्रल है। ये जो 2021 की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, उस वक्त ही जो है वो, या 19 में ही वो समझ गए थे और जान छुड़ाना चाहते थे और समझ गए थे और हमें इशारा दिया था कि आप बना लें हुकूमत। आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफ़ा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से, देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2021, उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, बल्कि वो मिनिस्टर साहब उठ के मेरे पास आए, मेरे घुटनों को लगाया, भाई ये गल ना करो। उन्होंने 12 आदमियों के नाम भेजे, लंदन भेजे कि ये मेरे साथ 12 आदमी हैं एंड वी आर रेडी टू क्विट। ये दुरुस्त बात है? देखिए मैं ना प्रीव्यू, ये ख्वाजा साहब से पूछिएगा, उन्होंने बयान दिया, वो बेहतर जानते होंगे इस बारे में। पार्टी में कोई ऐसी बात होती थी? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। एक्सटेंशन के लिए मियां साहब ने कहा था कि वोट डालें, सबको ताकीद की थी। देखिए मैं बिला वजह कहूं कि जी मियां साहब की कोई हिदायत आई थी ऐसी, तब एक कंसेंसस का माहौल बना था और तमाम पार्टियां उसमें शरीक थीं। तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि मियां साहब ने सख्ती से ऐसी कोई हिदायत की हो या मेरे तक कोई हिदायत पहुंची हो। ऐसी कोई हिदायत मियां साहब ने नहीं की थी एक्सटेंशन को वोट डालने? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई। या अल्लाह आपका इल्म में इजाफा करे, रब्बी जिदनी इल्मा, मैं आपके लिए दुआ गो। तारड़ साहब आज आप क्या कर रहे हैं? आप तो जबरदस्त बोलते हैं, आप तो बिल्कुल जो है ना, वो टोटल मामला महदूद इल्म पे ले गए आप। मुझे मैं देखे ना कहानी बना नहीं सकता, जो चीज मेरे इल्म में है मैं बता देता हूँ, जो नहीं है वो मैं नहीं बताता। फिर मतलब क्या ख्वाजा साहब ने कहानी बनाई है, इसका मतलब नहीं, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, वो बड़े सीनियर है मेरे से, उनको बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। वो अगर कमेंट कर रहे हैं तो फिर उनके पास मालूमात बेहतर होंगी मेरे से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे बयानात से ख्वाजा साहब के बयानात को कंपेयर ना करें। मैं तो बड़ा उनसे जूनियर आदमी हूँ और मैं बिला वजह उनके बयानात की नफी करूँ या उस पर कमेंट करूँ, क्योंकि बात चली थी ना कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पैगाम जो है वो मियाँ साहब का दिया था कि जी मियाँ साहब ये चाहते हैं कि ऐसा हो। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। फैसला हुआ और मियाँ साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हदायत थी कि आप वोट जरूर दें, लेकिन किसी किस्म का इससे कोई मुतालबा जो है नथी ना किया जाए। ये इसकी भी कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, वो बेहतर देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, ये बेहतर ख्वाजा आसिफ साहब इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज आपने बहुत महदूद इल्म से गुफ्तगू की है, हालांकि आप बहुत वसी इल्म से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, तरदीद नहीं आई ना, तरदीद नहीं आई। तो देखिए कोई भी पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते हैं ना, वो मोर लाइक डिक्टेटर्स, उनके ऑर्डर के खिलाफ आप चीज़ें चला नहीं सकते। हम कहते हैं मशावरत होती है, ये होता है, वो होता है। अब ये बातें ख्वाजा आसिफ क्यों कर रहे हैं? और ये बड़ा, इसके लिए आपको एक शो करना पड़ेगा। नहीं, मैं आज शो कर लूंगा, आप जितनी देर कराना है मेरे से आज मैं शो कर लूंगा। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें इस टाइमिंग में क्यों की है, उसकी बहुत सारी रीजनिंग है। कुछ जगहों पे वो क्लैरिफाई भी कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, कुछ जगहों के ऊपर वो अपनी एमिंग को भी कर रहे हैं, कुछ जगहों पे वो डिसअपॉइंटेड भी हैं अपनी पार्टी से। अब मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ख्वाजा आसिफ साहब का नून लीग में उसी पोजीशन पे पॉलिटिक्स करना आगे। आई विल बी वेरी क्लियर, तो मैं तो गुजरा हुआ हूँ और सारी पार्टियों का हाल वही है जो सबकी पार्टियों का है। लेकिन तो आप मुस्तकबिल में पीपी और नून का दोनों का हाल पीटीआई वाला देख रहे हैं? नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ। वो तो अभी आप देखिए ना, हम अगर आदिल भाई साहब अगले 4-5 महीने तक रहें और फिर 4-5 महीने बाद अगले 5 महीने के लिए आए तो बहुत मज़ा रहेगा।
नॉलेज में इजाफा भी रहेगा। मैं अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तब भी ख्वाजा आसिफ साहब का यही हाल होगा? मेरे ख्याल से अब मुश्किल हो जाएगी। आप दोनों को क्या हो गया? इतने जबरदस्त गेस्ट हैं, टॉक शोज में जाते हैं, इतना तगड़ा बोलते हैं, आज आप दोनों डिफेंस मोड पे गए। नहीं, मैं तो नहीं गया, वो मेरा कौन लगता है? आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो कोई पीछे होंगे? पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, आगे नहीं होंगे, फिर भी पीछे होंगे? पीछे होंगे। क्यों, वजह? देखिए, जब आप कोई किसी स्पेसिफिक गिवन पॉइंट पे कोई चीज़ ब्लो करते हैं ना, तो उसके अंदर आपके अपनी कुछ चीज़ें भी होती हैं, और लीडरशिप उस चीज़ों को बड़ी तेज़ी से समझती है। बल्कि वो तेज़ी से अगर समझती नहीं तो उनको समझाने वाले लेफ्ट राइट वाले बड़े क्लियर होते हैं, बताते हैं जी ये इसने वो इसलिए किया है। ठीक, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक। मुझे ये बताइएगा कि क्या समझ लिया जाए कि तोशा खाना केस में अब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, क्या वो वाकई नाअहल होने जा रहे हैं आपके ख्याल में, और जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मैं तो आदिल अब्बासी साहब, अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ गो हूँ, लेकिन मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ months and years, it's a matter of days and weeks. He's legally majorly trapped. इस शिकंजे से निकल आएगी, क्योंकि कत्ल तो किया नहीं है, फांसी तो नहीं हो सकती किसी को भी, लेकिन एज ऑफ द अब उससे आप पूछे आगे इलेक्शन में मुझसे आप पूछे तो मैं कहूँगा कि लीगली बहुत बुरे ट्रैप से भी इस केस में नहीं है, और भी केसेस में, इसके अलावा भी और केसेस में वो बहुत मुश्किलात में वो, और उनको शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उनसे उन्होंने किया तो खुद है, करवाया है, उनसे कर दिया गया है, लेकिन अब अगर वो अब जैसे उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेना शुरू किया कि मैंने उसके थ्रू किया था और उसके थ्रू किया था, मिलिट्री सेक्रेटरी का कह रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि जब आदमी कोई काम गलत कर ले रहा तो फिर खड़ा होकर बोले कि हाँ मैंने किया था, नीचे वालों को ना मारे। और अगर उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है तो कानून से ऊपर नहीं, सिंपल सी बात। तो वो तो बड़ा वो लोग बड़ा प्राइड ले रहे हैं सारे, वो कहते हैं देखिए उन्होंने कैसा कार्ड खेला है, वक्त पे जाकर जो है वो उन्होंने ऐसा कार्ड खेला है कि अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखिए, अगर मैं गाड़ी का सिग्नल तोड़वाऊँ अपने ड्राइवर से और गाड़ी लग जाए तो बड़ापन ये होता है कि उतर के आप कहें कि मेरी गलती थी, मैंने अपने ड्राइवर को कहा था। ये नहीं आप कहते हैं कि मैं पीठ बचा के जा रहा हूँ, मेरी ड्राइवर की गलती है, जेल में डाल दूँ। तारड़ साहब, आपके ख्याल में तोशा खाना वाला मामला जो है क्या उसमें खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं? खान साहब अपने आप को बुरी तरह फंसा चुके हैं और लीगली इतने उन्होंने गुंजल क्रिएट कर दी है वक्ती तौर पे बचने के लिए, क्योंकि देखिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो टेक्निकलिटीज का बादशाह है, जिसने 6 साल फॉरेन फंडिंग चलाया हो और टेक्निकलिटी पे चलाया हो कि कभी दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी जज चैलेंज, कभी अदम एतमाद, कभी स्क्रूटनी कमेटी चैलेंज। उन्होंने जितना वो भागे हैं ना, अब स्टेज ऐसी आ गई है कि अब वो दीवानावार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं जाके। वाहिद ट्रायल है, यही किसी बूटे बशीर या अहमद बेचारे का केस हो जो आम पाकिस्तानी है, तो ट्रायल रोकने की सदा 2 बार मुस्तरद हो चुकी हो ट्रायल कोर्ट से, 4 बार मुस्तरद हो चुकी हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 2 बार वो सुप्रीम कोर्ट चले और दौराने समात ट्रायल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट किसकी एप्लीकेशन एंटरटेन करता है? मैं दावे से कहता हूं ऐसा नहीं है। अब जितने बोले वो फंस गए हैं क्योंकि मेरिट पे नहीं आते। जब पूछते हैं ना तोशा खाना के तहफ़ लिए कि नहीं लिए, ब्लैक मार्केट में बेचे कि नहीं बेचे, डिक्लेयर क्यों नहीं किए, जो उससे रकम मिली वो जो अकाउंट में अली जफर ने खुद कहा कि अकाउंट में रकम जमा कराई है, वो उस तोहफे की कीमत से मुताबिकत क्यों नहीं रखती, इन सवालों पे नहीं आते। मेरे एमएस ने बेच दी, भाई एमएस के आगे प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल के आगे ड्राइवर होगा, ड्राइवर के आगे नायब कासिद होगा। यहां पे नियत ही खराब है। और फिर जब बारी आई गवाहान के नाम देने की, 4 गैर मुतलका गवाहों के नाम दे दिए। जो अकाउंटेंट है 3 और एक रऊफ हसन है, वो भी पता नहीं कौन आदमी है जो तर्जुमान आके बन गया। पहले शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान था, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर था, आजकल वो इनका तर्जुमान है। नवाज शरीफ साहब के नहीं, फवाद साहब बिल्कुल एक अलहदा आदमी है, ये एक अलहदा आदमी है। बहन भाई एक दूसरे के कॉलो फेल के जिम्मेदार तो नहीं हुआ करते। आपने कहा ना कि कौन आदमी है, मगर ये बार-बार पार्टियां चेंज करना नहीं, मतलब होंगे सगे भाई उनके, बट बात ये है ना, पहले हमारा मुशीर था, इनका मुशीर है, कल परसों किसी और का होगा।
ये रऊफ हसन को गवाहों की लिस्ट में डाला गया ताखीर का शिकार करने के लिए इस केस को। ये केस टैक्स रिटर्न्स का केस ही नहीं है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का केस है। तो इसलिए खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठ गए हैं, जाके हाई कोर्ट में दरखास्तें डाली मुझे बताएगा कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 का केस है, तो उसमें वो जो टाइम बार वाला मसला आप समझते हैं वो मसला भी नहीं, 120 दिन बाद वो मसला इसलिए नहीं है कि ये केस कहां से आया है। ये स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में, उस रेफरेंस के तहत ये केस दायर हुआ है। तो टाइम बार वाला देखिए, फिर वही टेक्निकलिटी है ना। खान साहब ने एक नैरेटिव बना लिया और अच्छा बना लिया, पूरी कौम को इस बात पे लगा दिया कि मेरा केस टाइम बार्ड है, मेरे केस पे दस्तखत ठीक नहीं है, मेरे केस में ऑथराइजेशन ठीक नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के जरिए नहीं आया। भाई चोरी हुई है ना, चोरी का जवाब दो। थैंक यू सो मच। अता तारड़ साहब माविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और अरसल वाडा साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई दिलचस्प हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बहुत तेज़ी से होना है। ये जो इवेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे इंटरिम आएगी उसके बाद इवेंट्स इससे भी ज़्यादा तेज़ी से अनफोल्ड होंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।